हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 2 है, चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, यह किस बात का प्रतीक थी। इजीली इसको वे में लिखा गया है आंसर को। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 1989 में गिराई गई थी और ये पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के बीच विभाजन का प्रतीक थी, यानी ये शीत युद्ध को दर्शाती थी। क्वेश्चन 2 है, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो आंसर होगा हमारा चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते हैं। और ये रूस के दो गणराज्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सीट किसको मिली। तो रूस बाद में बन जाता है, रूस को सीट मिलती है सोवियत संघ की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें। और आगे हम जानते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की कोई विशेषताएं बताइए, या जितनी दो विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर साम्यवादी सरकार का प्रभुत्व था, राज्य द्वारा नागरिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया था कि नागरिकों के लिए कितना वेतन होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर रखा था वहाँ की गवर्नमेंट ने। और तीसरा, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी तो वो एकदम प्लान तरीके से प्लान्ड होती थी एकदम। और बेरोजगारी नहीं थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, कम्युनिकेशन स्किल जो सिस्टम था वहाँ पर वो बहुत अच्छा खासा था, और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वहाँ पर। और मिल्कियत पर सरकार जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सरकार राज्य के अर्थ में होती है, राज्य का मतलब सरकार से होता है। तो यहाँ पर सरकार का शासन होता था मिल्कियत पर, मिल्कियत यानी सत्ता पर, जो प्रॉपर्टी होती है उसको मिल्कियत बोलते हैं, संपदा को। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर गवर्नमेंट का पूर्ण कंट्रोल होता है। दूर दराज के इलाकों में आवागमन के आने जाने के साधन अच्छे थे, और क्वालिटी में वस्तु अमेरिका जितनी अच्छी नहीं थी, हालांकि अच्छी थी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देखते हैं। शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने यानी कम दामों पर, बहुत कम दामों पर बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर होगा परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक कैसे भिन्न थी। दो बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें मैंने 5 पॉइंट बता रखे। हम डिफरेंस जानते हैं, क्या डिफरेंस बिटवीन द सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। तो पहले बात करते हैं सोवियत अर्थव्यवस्था की। सोवियत अर्थव्यवस्था में जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण, हर चीज़ पर राज्य का कंट्रोल था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी प्लान अर्थव्यवस्था थी, नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को प्लान किया गया था। और व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, व्यक्तियों के पास नहीं होती थी, सारी प्रॉपर्टी पूंजी किसके पास थी, सरकार के पास उसका नियंत्रण होता है। और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी, वहाँ पर साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिज्म, लगभग 70 सालों तक वहाँ पर शासन रहा उनका ही। और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। आप जानते हैं ये कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भिन्न थी। तो राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप कम होता था, यहाँ पर व्यक्तियों का ज़्यादा होता था। जबकि हमने सोवियत संघ में क्या पढ़ा, वहाँ पर राज्य का नियंत्रण अधिक था इसके मुकाबले। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित, यहाँ पर आर्थिक प्रतियोगिता व्यक्तियों के हाथ में होती थी, स्वतंत्र होती थी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था किसी का, जैसे गवर्नमेंट का था सोवियत संघ में वैसे। तीसरा, व्यक्तिगत पूंजी की महत्व किसका होता है, व्यक्तिगत पूंजी का, जबकि वहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत पूंजी के अस्तित्व ही नहीं था। चौथा, अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, उनको लाभ कैसे पहुँचता है, पूंजीवादी तरीके से, उसमें सब कुछ पूंजीवादी होता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। और सोवियत संघ में क्या था,
वो खेतों से करते थे, सोवियत संघ के लोग, उससे उनकी पूंजी निकलती थी। तो उस पर खेतों पर किसका नियंत्रण होगा? ऑब्वियस है सरकार का नियंत्रण था, राज्य का नियंत्रण था। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ऐसा कुछ नहीं था। पांचवा, उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई 2 सुधारों की नीतियों का वर्णन कीजिए। तो 2 सुधारों की नीति, सोवियत संघ के एक बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध नेता है मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जब सोवियत संघ पिछड़ रहा था, तो उसके सुधारों के लिए गोर्बाचेव ने सुधार किए। 2 इन्होंने नीतियाँ अपनाई थी, एक थी पेरेस्ट्रोइका और एक थी ग्लासनोस्ट। ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये पेरेस्ट्रोइका, जिसका हिंदी में अनुवाद है पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद है खुलापन। और आर्थिक व राजनीतिक सुधारों की नीति अपनाई थी इन्होंने, लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई थी। आगे, शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ संक्रमण का ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाता कि उससे बेहतर परिणाम होते? तो इसका आंसर एकदम आसान तरीके से लिखा गया और आसान लैंग्वेज में है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो जाता है, और विश्व क्या हो जाता है? एक ध्रुवीय हो जाता है, यानी पूरे विश्व में अमेरिका का ही वर्चस्व रहता है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ, यानी जो पहले था, के देशों को अब साम्यवाद विचारधारा को छोड़कर पूंजीवाद विचारधारा के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाना था। और शॉक थेरेपी का अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। दूसरा, नहीं, परिवर्तन तुरंत किए जाने की अपेक्षा और धीरे धीरे होने चाहिए थे। वहाँ की परिस्थिति अचानक आघात सहन करने की नहीं थी। अब जानते हैं हम लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य का नाम बताइए। तो सोवियत संघ की जो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला था, सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे, वो थे रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यह आपको याद रखने। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले 3 देशों को चिन्हित कीजिए। इसमें भी वो ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन, जो अलग होना चाहते थे इससे। राष्ट्रकुल में शामिल ऐसे 2 देश दिखाइए जो गृह युद्ध की चपेट में थे। तो तजाकिस्तान और श्रीलंका, इन 2 देशों में गृह युद्ध चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी? स्पष्ट कीजिए इसके विघटन में। तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी के कारण इसका विघटन हुआ। नंबर 2, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इन्होंने संसाधनों में करके। तीसरा, मतलब परमाणु हथियारों में इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया, जिससे इनकी जो अर्थव्यवस्था वो डाउन हो गई। सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहे। चौथा, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। पांचवा, जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह ना होना। नंबर 6, लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। ये भी एक विघटन का पॉइंट है। सातवां, कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार, गतिरोध और कमियां थी। आठवां, पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। नौवां, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीति, ये भी विघटन का कारण बनी। 10वां, सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था। और नंबर 11, राष्ट्रवाद भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। यहाँ पर इनकी कद्र नहीं की जा रही थी, राष्ट्रवाद और संप्रभुता जैसे केंद्रीय मूल्यों की। अब पढ़ते हैं आगे, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और यूएनओ जो है उसने हमले की अनुमति नहीं दी। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा इराक सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, पर इराक से ऐसे कोई प्रमाण सबूत नहीं मिलते। और इसका उद्देश्य क्या था?
अमेरिका का उद्देश्य क्या था, इस पर ऐसा क्यों कर रहा था वो? तो तेल भंडार उस पर नियंत्रण करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो अमेरिका युद्ध जीत गया, पर वहाँ की जनता विरोध करती रही। उन्होंने अमेरिका की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने विरोध जारी रखे वहाँ की जो जनता थी। अमेरिका की क्या कमजोरी थी इसमें? ताकत के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन अपने कब्जे वाली जगह में वो कानून व्यवस्था तथा वहाँ राजनीति व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल रहा। तो ये अमेरिका की कमजोरी है। अब पढ़ते हैं हम, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और इराक को समझाने की कोशिश की गई, पर वह नहीं माना। तब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बल प्रयोग की अनुमति दी। तो यूएन का यह नाटकीय फैसला कहलाया, क्योंकि यूएन ने शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था और जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है। और 34 देशों की जो सेना थी, 6,60,000 लगभग सैनिक थे, जिसमें से 75% तो अमेरिका के ही सैनिक थे और इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। सद्दाम हुसैन जो कि इराक के थे, उन्होंने कहा यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इस घटना को सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया ताकि अमेरिका की ताकत या वर्चस्व या प्रभुत्व का सबको पता लगे। और स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया इसमें, इसीलिए कंप्यूटर युद्ध या कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं 9/11। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं? तो 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमान पर कब्जा कर लिया। पहला विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में, जिसको उत्तरी टावर के नाम से जानते हैं। दूसरा विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में, पर इसको दक्षिणी टावर के नाम से जानते हैं। तीसरा विमान पेंटागन जो रक्षा विभाग का एक मुख्यालय था, ये एक बिल्डिंग थी अमेरिका में। और चौथा विमान जो कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराया था, पर वह पेंसिल्वेनिया का खेत में गिर जाता है और इसी घटना को 9/11 कहते हैं। और अमेरिका में ऐसे 9 यानी महीना, मंथ जो होता है वो 9 है और 11 डेट है, दिनांक, और 2001 जो है ईयर है, साल। और दिल दहला देने वाला हमला था ये। 3 लाख लगभग ऐसा माना जाता है कि 3,000 लोग मारे गए थे इसमें। और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कठोर कार्रवाई की और आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना है, क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। मुख्य निशाना अलकायदा, तालिबान को बनाया गया अमेरिका की तरफ से, और सारी दुनिया में गिरफ्तारी की और कैदियों को खुफिया जेल खानों में रखा। और क्यूबा के गवांतनामो बे, क्यूबा में एक जगह है गवांतनामो बे, इनसे मिलने की अनुमति यूएन के अधिकारी को भी नहीं थी। तो इससे पता चलता है अमेरिका का वर्चस्व या उसकी कितनी ताकत थी। और यह घटना बड़ी त्रासदी का कारण बनी, त्रासदी यानी तबाही का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत।